नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 6 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर, अर्थात हमारे शरीर में रक्त का स्थान, महत्व। चलिए शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो इसमें बताया कि दिव्या क्या है, अनिल की बहन है और वो पहले से ही कमजोर है, दुबली पतली है, और परंतु उसे क्या पहले की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी है। इस कारण से उसे भूख भी नहीं लगती और किसी काम में उसका मन भी नहीं लगता। तो उसका भाई उसको क्या है, अस्पताल में लेके जाता है और डॉक्टर को दिखाता है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, इसको खून की कमी लग रही है, फिर भी अपन जांच करा कर देख लेते हैं, और उसको जांच कराने के लिए दूसरे कमरे में भेज देते हैं। जैसे ही अनिल वहाँ जाता है तो उसे वहाँ उसकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल जाती हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। यहाँ पे बताया है कि फिर वो क्या है, बहन को टेस्ट कराने के जाता है। तो जो दीदी है उसका टेस्ट करने के बाद मतलब उसका रक्त निकाल लेती है, स्लाइड पर लगा देती है और बोलती है इसकी जो रिपोर्ट है वो कल लेके चले जाना। तो वो दूसरे दिन जाता है दीदी के पास। तो दीदी कहती है हाँ आ जाओ, और जैसे ही वो अंदर जाता है तो दीदी क्या कर रही होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसके माध्यम से उस स्लाइड की जांच कर रही होती है। जैसे ही वो जांच करती है तो जांच में पाती है कि उसकी बहन को एनीमिया है। एनीमिया एक बीमारी होती है जो कि खून की कमी से होती है। और फिर कहती चिंता की कोई बात नहीं, दवाई देगी तो ये ठीक हो जाएगी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? मतलब जो एनीमिया आप बीमारी बता रही हैं, इससे आपका क्या तात्पर्य है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, यदि तुम इसके बारे में, एनीमिया के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले तो तुम्हें खून के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। यहाँ पे दीदी बोलती हैं कि हम यदि खून को देखें तो वो लाल दिखाई देता है, परंतु यदि उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो वह जैसे भानुमति का पिटारे से मतलब है यहाँ पर जैसे एक डिब्बा है, उस डिब्बे में बहुत सारे प्रकार की चीजें एक ही स्थान पर रखी रहती है, उसको बोलते हैं भानुमति का पिटारा। तो ऐसी जो खून है, रक्त है, वह भी क्या है, यदि हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो भानुमति के पिटारे के समान प्रतीत होता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। तो बता रहे हैं जो दूसरे तरह के होते हैं तो वो क्या कई तरह के कण होते हैं, और वो भी कैसे, जैसे लाल, सफेद, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कलर ही नहीं होता है। और उसी बिंबाणु को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण, मतलब लाल रंग के खून के कण।
स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। मतलब उसने जैसे ही स्लाइड को देखा तो उसे एकदम से आश्चर्य हुआ, इस कारण से वह एकदम से उछलने लगा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो उसने कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था। मतलब इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। और उसने बताया कि इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी बालूशाही होती है, ऐसे ही ये कण प्रतीत हो रहे हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। जो लाल कण होते हैं वह बालूशाही की तरह दिखते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो ये इसमें बताया 1 मिलीलीटर खून लेते हैं तो उसमें 40 से 50 लाख कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। जो ये कण होते हैं इनके कारण हमें जो खून है वह लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं यही काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। मतलब ये जो कण होते हैं इनका जीवन काल कितना होता है, तो 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। मतलब एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। मतलब धीरे धीरे ऐसे जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। मतलब जो नए कण बनते हैं तो ये पुराने जो नष्ट हुए कण होते हैं उनका स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हों। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब आते हैं, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। तो हम जो भोजन, सब्जी, फल आदि खाते हैं उसी से हमें क्या है, तत्व प्राप्त होते हैं। जैसे वो तत्व जैसे लोह तत्व, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी हमें भोजन वगैरह के माध्यम से मिलते हैं। और यदि हम उचित भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो ये तत्व हमें क्या है, आवश्यकता अनुसार नहीं मिल पाते हैं। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते। जब हमारे खून की कमी होती है, इन कणों की कमी होती है तो इसी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो अनिल पूछता है कि क्या हम अच्छा भोजन लें, संतुलित भोजन लें तो हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। कई लोगों को क्या है, पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसके कारण एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। तो यहाँ पे बताया है कि जो ये कीड़े होते हैं वो किस प्रकार से हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। तो हम जो गंदे हाथों से खाना खाते हैं या गंदे हाथों से खाना बनाते हैं
तो इस कारण से क्या है, और जो गंदा पानी पीते हैं ये कण हमारे पेट में चले जाते हैं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और बताया कि दूसरे प्रकार के और कीड़े होते हैं जो जमीन में होते हैं और जमीन पे भी ऊपरी सतह पे होते हैं। तो हम कोई भी चीज टच करते हैं तो उस चीज को टच करने से वो कण क्या है, हमारे शरीर के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, त्वचा मतलब जो खाल होती है उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमे। जहाँ तक बने हम शौचालय का उपयोग करें और नंगे पैर घूमने की कोशिश ना करें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? अगले पृष्ठ पर देखते हैं। अब वो क्या है, जो बिंबाणु है उसके बारे में अपनी दीदी से पूछता है। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जो सफेद कण हैं उनके बारे में बताया दीदी ने कि हमारे शरीर में वीर सिपाही की तरह होते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी आनी होती है तो ये जो सफेद कण होते हैं उससे क्या है, लड़ते हैं। और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, मतलब बीमारी को अपना घर नहीं बनाने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफेद कण होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है, तो वो खून का जो छक्का बनाया जाता है वो बिंबाणु के माध्यम से ही बनाया जाता है, अर्थात सफेद कणिकाओं के माध्यम से ही बनाया जाता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला गुण देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि एक प्रोटीन किस्म की प्रोटीन होती है और क्या है, रक्त वाहिका की जो कटी फटी दीवार मकड़ी का एक जाला सा बना देती है। जो मकड़ी के जाले में क्या थोड़ी थोड़ी दरारें दिखाई देती, तो उन दरारों को भरने का जो काम है वह बिंबाणु ही करते हैं। तो इस कारण से जो रक्त बहता रहता है वह बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। जो सफेद कपड़ा होता है, स्वच्छ कपड़ा होता है धुला, जिसमें कीटाणु वगैरह ना हो, ऐसे कपड़े को बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का दबाव कम हो जाता है। जैसे ही बांधते हैं तो दबाव पड़ता है तो जो रक्त बह रहा होता है वो क्या है, बंद हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। मतलब जो खून बहुत ज्यादा मात्रा में बह रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद हो जाता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसे मान लो बहुत गहरी चोट लगी और उसका खून ज्यादा बह गया, किसी ने पट्टी नहीं बांधी, जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता, अलग से खून देना पड़ता है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? फिर अनिल को जिज्ञासा हुई कि मतलब किसी भी व्यक्ति का खून किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं क्या? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, मतलब जो खून होता है उसके भी प्रकार होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे मान लो किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, तो ऐसे 4 समूह होते हैं। उन 4 समूह में से जैसे ए वाले को ए का चढ़ा सकते हैं, बी वाले को बी का चढ़ा सकते, एक है
ऐसा होता है कि जिस जो है ना किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो ऐसे 4 भाग किए हैं। तो जिसको जिस का ब्लड ग्रुप मिल जाता है उसी व्यक्ति का ब्लड उसको चढ़ा सकते हैं। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, मान लो कि उस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति नहीं मिले, तब क्या करेंगे? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। फिर दीदी ने बताया कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ऐसे समय के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। मतलब उनका जो भंडार है रक्त का वो भरा रहे, उनका बैंक जो ब्लड बैंक है वो भरा रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो रक्तदान करना पड़ेगा। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। उसने कहा, नहीं अनिल, अभी तुम छोटे हो, क्योंकि जो रक्तदान करने वाले होते हैं वो 18 साल से ऊपर के होने चाहिए और साथ में ही स्वस्थ होने चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता, मतलब ज्यादा रक्त नहीं लेते, उनके शरीर से सिर्फ 300 मिलीलीटर ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। लोग मानते हैं कि हमारे शरीर में से रक्त निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे, परंतु ये बात बिना आधार की है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। जो हम 300 मिलीलीटर रक्त लेते हैं, इतना जो खून है वह तो हमारा शरीर कुछ ही दिन में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाती हुई बोली, मतलब हमारे शरीर में कितना होता है? 5 लीटर खून होता है, उसमें से यदि हमने 300 मिलीलीटर रक्त दे भी दिया और किसी व्यक्ति की जान बच गई तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी ने उसको समझाया। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्त दान किया करूंगा। उसने कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं हमेशा ही जब भी खून की जरूरत होगी किसी को तो मैं रक्तदान करूंगा। अनिल ने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, और जो डॉक्टर दीदी थी उसने कहा, अनिल बहुत अच्छी बात है, और उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अच्छा। और इस पाठ को लिखने वाले हैं यतीश अग्रवाल जी। अब आते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है पाठ से। पाठ से में कौन सा प्रश्न? सबसे रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जो रक्त बहता है उस रक्त को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं, मतलब अनेक प्रकार की चीजें। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस का प्रयोग करना चाहिए, और इसमें प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन काफी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है।
पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पेट में कीड़े दूषित जल, खाद्य पदार्थ और शरीर में प्रवेश करने वाले कण जो कीड़े हैं उनसे होता है। अतः इनसे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो क्या है हमारी त्वचा के माध्यम से अंदर पहुंच जाते हैं और जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा भी क्या है त्वचा के रास्ते से शरीर में जाता है। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि हम शौचालय का ही प्रयोग करें और नंगे पांव कहीं भी ना घूमें। अगला है रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणु को शरीर में घुसने नहीं देते हैं और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जैसे वीर सैनिक होता है तो वो क्या करता है, अपने राजा की रक्षा करने के लिए लड़ता रहता है और बड़ी होशियारी से लड़ता है। ऐसे ही जो सफेद कण होते हैं वह बीमारी से लड़ते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। तो ब्लड बैंक में रक्तदान देने से यह लाभ है कि यदि किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता है तो उसको क्या है, आसानी से खून मिल सकता है, रक्त मिल सकता है और उस जरूरतमंद व्यक्ति की जान भी बच सकती है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है, सफेद कण, लाल कण, सांस नली, फेफड़े। तो सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर में हर हिस्से में जो लाल रक्त होता है, लाल रक्त की कणिकाएं वह पहुंचाती हैं। अब है लाल कण इसका आंसर। पाठ से आगे रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो खून में हमें सबसे ज्यादा पड़ती है लोह तत्व की अर्थात लोहा। यहाँ दिया जस्ता, सीसा, प्लेटिनम और लोहा। बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। तो हमें बताना है यहाँ पर टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। तो किस में पाई जाती है, तो डेंगू में। अब भाषा की बात। भाषा की बात से यहाँ पर मतलब ग्रामर से, व्याकरण से। का 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। जो शब्द दिए जैसे बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, लेते लेते, करते करते। अब सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे बनते बनते से। आज मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। अब पहुंचते पहुंचते, स्टेशन पहुंचते पहुंचते ट्रेन छूट गई। लेते लेते मैं कार लेते लेते रह गया। करते करते मैं होमवर्क करते करते सो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। खा। इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। जैसे ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो हम वाक्य बनाएंगे ठीक ठीक। ठीक ठीक का मतलब होता है एकदम सही, वह ठीक ठीक काम कर लेता है। घड़ी घड़ी मतलब हर पल, वह घड़ी घड़ी रुपये मांगता है। कहीं कहीं मतलब कुछ जगह पर। तो रास्ते में कहीं कहीं पेड़ पड़े हुए थे। घर घर अर्थात प्रत्येक घर में। तो घर घर में राम की सफलता की चर्चा हो रही है। क्या क्या मतलब कौन सी। आज तुमने बाजार में क्या क्या खरीदा। अब आते हैं इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें मुहावरे और कहावतों का क्या है करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे दिया है भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना।
तो सबसे पहले हम लेंगे भानुमति का पिटारा। इसका वाक्य बनाएंगे, भांति भांति की वस्तुएं, इसका अर्थ हो गया, और जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा है। दस्तक देना अर्थात खटखटाना, रात को जब मैं सो रही थी तो किसी ने दस्तक दी। धावा बोलना अर्थात आक्रमण करना, जब मैं बीमार थी तो रोगाणुओं ने मेरे ऊपर धावा बोल दिया। घर करना अर्थात अपना स्थान बनाना, रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर कर लेते हैं। पीठ ठोकना अर्थात शाबाशी देना, मैं कक्षा में प्रथम आई तो मुझे शाबाशी मिली। अब कुछ करने को, अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा समाज है उसमें रक्त के प्रति सबको जानकारी मिलेगी, और जानकारी मिलने के साथ साथ जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रक्तदान मिल जाएगा और उनकी जान बच जाएगी। शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। तो जो शरीर रचना का चित्र है उसे देखकर हमें रक्त संचार की जो क्रिया है उसको ठीक ठीक समझना चाहिए, क्योंकि हमें ही समझ में आ गया तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वह कैसा, जैसे हमने सफेद कर्ण पढ़े रक्त के, लाल पढ़े, और कुछ बिना रंग के भी होते हैं, और जो लाल कर्ण के होते हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, सफेद कर्ण होते हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। ये पूरी जानकारी हमें अच्छी तरह होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। ब्लू बेबी क्या है? फिर है रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का क्या कार्य। तो सबसे पहले ब्लू बेबी का मतलब होता है नवजात जो शिशु होता है तो उसका जो हृदय होता है वह कैसा होता है, कमजोर होता है, और उसे पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। धीरे धीरे उसका शरीर पीला होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से उसके पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए हम कहते हैं ब्लू बेबी। अब है रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का क्या कार्य है। तो रक्त जमाव की क्रिया में बिंबाणु की प्रमुख भूमिका होती है। जब कोई चोट लग जाती है तो शरीर के किसी भी अंग में क्या है, जख्म हो जाता है, और रक्त के तरल भाग प्लाज्मा की एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में एक मकड़ी के जाले जैसा बुन देती है, और उस जाले को जो बिंबाणु होते हैं वह वहां पे जाके चिपक जाते हैं, और जो जाला होता है वो पूर्ण तरह से भर जाता है, और जो रक्त होता है वह रुक जाता है बहना। रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 18 वर्ष से ऊपर। कम से कम 18 और उससे ऊपर हो सकती है। कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? तो 6 महीने बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है, पर कब चढ़ा सकते हैं? जब उन लोगों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो एक जैसा होगा तब। शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? तो शरीर के किसी के अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम नहीं करता। कई बार इतनी गंभीर समस्या हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता तो वहां के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है। और कई बार डॉक्टर को ऐसा करना भी पड़ता है कि उस अंग को काट कर अलग कर देना पड़ता है, क्योंकि उस अंग से जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल सकता है, और पूरे शरीर में यदि फैल जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से उन्हें अंग काटने की नौबत आ जाती है और काटना भी पड़ता है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।